Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course lecture number 41. I'm Dr. Parvez Ahmed, and today's lecture we will discuss about the Schrödinger equations as a part of quantum mechanics. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. lecture का unwan है Schrödinger equations. So who developed the Schrödinger equations? Schrödinger equations being developed by an Austrian physicist and Nobel laureate Erwin Schrödinger. Schrödinger formulated the theory of the wave mechanics, which described the behavior of the tiny particles that make up matters in terms of waves. In addition with that, Schrödinger formulated the Schrödinger's wave equation to describe the behaviors of the electrons, which is tiny particles in the atoms. So for this achievement, he was awarded the 1933 Nobel Prize in Physics with British physicist Paul Dirac. सो शुडेंगर इक्वेशन जो है इसको एरवन शुडेंगर ने डेवलप किया एंड एरवन शुडेंगर जो है एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट है और नोबेल लॉरेट है. शुडेंगर ने जो है जो वेव मैकेनिक्स में जो वेव मैकेनिक्स की जो थ्योरी है बेसिकली उस पर काम किया और जो स्मॉलेस्ट मैटर की जो पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स उसके वेव बिहेवियर पे उसने काफ़ी काम किया. और उसका सबसे ज़्यादा जो वेल नोन कारनामा है दैट इज़ बीन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये बेसिकली इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स. ठीक है कि श्रोडिंगर का सबसे जो मेन कारनामा था वो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो कि टैनी पार्टिकल्स की जो वेव बिहेवियर है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है या दूसरे टैनी पार्टिकल्स है उसके साथ ये डील करता है एटम के अंदर. और इसी अचीवमेंट के लिए शुडेंगर को 1933 का नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में जो कि उसने शेयर किया ब्रिटिश फिजिसिस्ट पॉल डिराक के साथ क्योंकि डिराक ने भी ऑलमोस्ट इसी सब्जेक्ट पे वो काम किया. सो अब चलते हैं शुडेंगर इक्वेशंस की तरफ. Okay, what is Schrödinger equations? So it is the general equations that govern the evolutions and behavior of the wave functions. तो मतलब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशंस है जो कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसकी जो वेव नेचर्स है या हम कहते हैं कि इसकी जो इवोल्यूशंस है द इवोल्यूशन एंड बिहेवियर्स ऑफ द वेव फंक्शंस उसके साथ डील करती है. मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है टेनी पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है और उसी वेव्स के अंदर जो इंफॉर्मेशंस होती है बेसिकली उसी के साथ ये जो शुडेंगर इक्वेशन है मतलब ये उसी को डिस्क्राइब करती है. ठीक है. अब शुडेंगर इक्वेशन को समझने के लिए या शुडेंगर इक्वेशंस को डिराव करने के लिए हम क्या करते हैं हम इसी तरह के सिचुएशंस डेवलप करते हैं कि उसी सिचुएशंस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है एक पार्टिकल्स है. ठीक है. I mean that we consider a particles and that particles we say that subjected to some time independent but space dependent potentials. तो हम कहते हैं विद इन सम बाउंड्रीज के हमारे पास क्या है कि हम एक पार्टिकल को कंसिडर करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है ये स्पेस डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स बाउंड्री के अंदर वो लाई करती है. ठीक है. So the behavior of the particles subjected to a time independent potentials is governed by the famous Schrödinger equations. अब यही जो पार्टिकल है हमारे पास हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको बाउंड कर रही है स्पेस डिपेंडेंट पोटेंशियल्स. मतलब एक ऐसी पोटेंशियल इसको बाउंड कर रही है मतलब ऐसी बाउंड्रीज के अंदर पड़ी है जिस पे जो पोटेंशियल लग रही है वो पोटेंशियल डिपेंड कर रही है पोजीशंस पे. मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही. मतलब टाइम को यहाँ पर इन अदर वर्ड हम टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे. हम कहते हैं जो पोटेंशियल्स है वो टोटली बेस कर रही है पोटेंशियल पे और यहाँ पर हम टाइम को मतलब या इग्नोर कर रहे हैं या हम टाइम को कंसिडर नहीं कर रहे. तो इसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि वन डायमेंशन में जो पार्टिकल्स की जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशंस इट कैन बी डिस्क्राइब एज एच कट स्क्वायर और 2m. ठीक है. कर्ली स्क्वायर साई और कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस e माइनस v एन टू साई इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दैट इज इक्वल टू 0. मतलब ये हमारे पास क्या है दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशंस इन वन डायमेंशन.
या हम कह सकते हैं कि दिस इज द वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन that describe the behavior of the particle subjected to a time and dependent potentials. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या ये टाइम एंड डिपेंडेंट पोटेंशियल्स के मतलब हमारे पास क्या है, वो पार्टिकल्स है, और जो पार्टिकल्स की बिहेवियर है हम कहते हैं कि दैट डिपेंड अपॉन ओनली द पोजीशंस. ठीक है, so how to derive the time independent Schrodinger equations? So whenever you try to derive the time independent Schrodinger equation, you have to remember a certain thing, and those things are: number one, energy must be conserved. ठीक है, कि जब भी आपको डिराइव करना होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना होगा. एंड उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, दैट इज टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नंबर टू के मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द de Broglie hypothesis, that is momentum equal to Planck constant over the wavelength. ठीक है, नंबर तीन मैथमेटिकली वेल बिहेव एंड सेंसिबल. ठीक है, मतलब ये हमारे पास कुछ चंद चीज़ें जिसको हमने याद करना है या हमने रिमेंबर रखना है व्हेन एवर यू ट्राइंग टू डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस. ठीक है, तो उसमें मतलब जो थर्ड स्टेप है दैट इज मैथमेटिकली वेल बिहेव एंड सेंसिबल. फॉर एग्जांपल finite single value linear, so that the superpositions prevails, conserve and probability etc. तो ये चीज़ें हमने ये तीन चीज़ें हमने याद करनी है या जहन में रखनी है whenever you try to derive the time independent Schrodinger equations. ठीक है, और उसके लिए जो हम सिचुएशन ले रहे हैं, we consider the situations are first of all we try to find out the energy of the particles. ठीक है, मतलब स्टार्ट में हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक पार्टिकल्स है और उसी पार्टिकल को हमने सब्जेक्ट किया हुआ है एक स्पेस डिपेंडेंट या पोजीशन डिपेंडेंट पोटेंशियल को. ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल है दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट है और स्पेस डिपेंडेंट है. ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशंस इज गिवन बाय वो हमारे पास क्या है, इसके जो काइनेटिक एनर्जी है अंडर द पोटेंशियल्स Vx is given by K, that is equal to P square over 2m, that is equal to the total energy minus the potentials. ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है अंडर दैट कंडीशन. ठीक है, बी रिमेंबर दैट E is conserved if there is no net change and the total mechanical energy between the particles and the surrounding. ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं कि E हमारे पास क्या है, E इज द टोटल एनर्जी, ये हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. किस कंडीशन में, इन सच अ कंडीशंस वेयर नो नेट चेंज एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल एंड द सराउंडिंग. ठीक है, so that for that you have to recall that this is just the definition of the total mechanical energy. कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये रिकॉल करना होगा कि हमारे पास सिर्फ मतलब एक डेफिनेशन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी की. ठीक है, and number two we have to remember or it is essential to relate the de Broglie wavelength to the energies of the particles. यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी होगी चूंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है, सो हमें जो de Broglie wavelength है मतलब ये यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, पार्टिकल के साथ एसोसिएट रखें. दैट इज we have to associate the de Broglie wavelength with the particles. de Broglie wavelength हमारे पास जो बराबर है वो है h over p which is equal to h over put the values of the momentum which is under root 2m n2 e minus v. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू है. ठीक है, सो इन सच कंडीशंस ये जो de Broglie wavelength है यहाँ पर इसकी हमारे पास ये वैल्यू वो निकलती है. ठीक है, सो इसका हमने ख्याल रखना है. एंड अगेन वी हैव टू नोट दैट कि हमने यहाँ पर ये भी नोट करना है कि एज वी टेन टू ज़ीरो, अगर ये हमारे पास जो पोटेंशियल है अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, सो ये जो इक्वेशंस है द अबव इक्वेशंस रिड्यूस टू नो पोटेंशियल केस. यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि वी टेन टू ज़ीरो या वी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, सो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर ये क्या होगा, दैट विल रिड्यूस टू नो पोटेंशियल केस, कि यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई पोटेंशियल नहीं है. ठीक है,
जिस तरह हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है, पिछले केस में हमने इसको डिस्कस कर लिया है. सो इन सच ए कंडीशंस वी विल हैव lambda, that is de Broglie wavelength, that is equal to h over p, and that will reduce to h over under root 2m e. ये वाले जो रिलेशंस है ये भी फिर रिड्यूस हो जाएगा. ये वाली जो रिलेशन है, न सिर्फ ये कि ये वाला रिलेशन रिड्यूस होगा बल्कि इसमें भी हमारे पास पोटेंशियल है. पोटेंशियल की जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, दैट विल आल्सो भी रिड्यूस, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी टेंड टू जीरो. तो ये वाला इक्वेशन भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा. सो अंडर सच ए कंडीशंस हमारे पास जो होगा द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओनली. कि अगर हम कहेंगे कि पोटेंशियल हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो जीरो है, सो अंडर सच ए कंडीशन द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. कि वो सिर्फ पोटेंशियल जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो इनफाइनाइट पोटेंशियल्स बाकी सिचुएशंस के लिए, मतलब हमने चून के सोल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए. सो इसके लिए हमने जो इनफाइनाइट पोटेंशियल्स वेल जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसको रिविजिट करना होगा. ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वी हैव अ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल वी हैव कंसीडर एज एन इलेक्ट्रॉन्स, और हमने कहा था कि दैट इज बीन कंटेन इनसाइड एन इनफाइनाइट वेल. ठीक है, तो अब हमने इसी को रिविजिट करना है. सो बाय रिविजिटिंग दैट and by using appropriate boundary conditions to the time independent Schrodinger equations, the solutions of the time independent Schrodinger equations for the wave function psi should reduce the quantization of energy levels as we have deduced earlier, that is En is equal to n square pi square h car square over 2m l square. ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने जो इनफाइनाइट वेल वाला जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक पार्टिकल है और पार्टिकल इनफाइनाइट वेल के अंदर है, तो हमने इसी प्रॉब्लम को रिविजिट करना है, उसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना है, और वेव फंक्शंस के लिए जब हम उसको रिड्यूस करेंगे इस इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक रिलेशन निकल आएगी. जिस तरह इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था और हमारे पास ये रिलेशन आया था. तो इसी तरह हम जब कंडीशंस को अप्लाई करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी जो कि ये होगी. इसी इक्वेशन को हमने पहले डिराइव किया है और इसी को हम यहाँ पर भी मतलब ये डिराइव जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी. अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे टू सॉल्व फॉर साई. ठीक है, साई के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइम एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस टू रिकवर दिस रिजल्ट. इस रिजल्ट को रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और कुछ मैथमेटिक्स को उसको सॉल्व करेंगे. उसमें हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यही इक्वेशन अब उसमें वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो अगले स्लाइड पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशंस. कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, या सिंपल इज़ दैट के हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व क्यों करना चाहते हैं, या हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व क्यों करते हैं. ठीक है, सो उसके लिए रीजंस है, आंसर है कि द पोटेंशियल Vx रिप्रेजेंट्स द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टिकल्स. के जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकल आएगी. अब ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द पार्टिकल. कि जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं, ये पोटेंशियल्स उसी पार्टिकल पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस उसको जाहिर करता है. ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशंस, सो इट विल गिव यू द नॉलेज of the solutions to the Schrodinger equations, that is psi as a functions of the positions allow us to obtain informations that is essential physical information of the particles. ठीक है, which is subjected to the influence of the external potentials. For example, the probability of its existence in certain space intervals, its momentum, energy, etc.
मतलब जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास साई की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकल आएगी तो उसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पार्टिकल्स की बिहेवियर्स को उसकी मिसाल के तौर पर जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है कि उसका पार्टिकल्स पे कितना असर है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें बताता है सर्टेन स्पेस इंटरवल के अंदर। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, सो इट कैन टेल अस or it can have the informations about the momentum along with that energy and so many other things, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है जिसमें वेल नोन चीज़ें हैं कि उसको पोजीशन के बारे में कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल्स को लाई करेगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर या उसके मोमेंटम के बारे में या उसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। और इसके लिए इसी चीज़ को समझने के लिए हमें क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं कि क्लासिकली अगर हम कहें कि हमारे पास एक पार्टिकल है और हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स एक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, तो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू G m ओवर r², ठीक है। और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स हम कहते हैं दैट इज गोन बाय द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। और वी कैन से दैट कि ये वाली जो फोर्स है gravitation force that is grown by Newton equation of motions. So how we do that? We just compare these two forces, that is minus g mm over r square that is equal to m d square r over dt square. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, so solution of this equation of motion allow us to predict for example the positions of the object, ठीक है, m as a function of time, ठीक है। कम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है उसी पोजीशंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज r इज इक्वल टू r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एक तो यह है कि हम इसी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पोजीशंस के बारे में पता चल सकता है इससे, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और इस इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, ठीक है, इसके इंस्टेंटेनियस मोमेंटम के बारे में हमें पता लग सकता है और एनर्जीज एक्सेट्रा के बारे में, कि मतलब अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स की एक मतलब एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पार्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में या क्वांटिटीज है उसके बारे में पता चल सकता है, जिसमें है एक तो है पोजीशन के बारे में, दूसरा उसकी इंस्टेंटेनियस मोमेंटम के बारे में, तीसरा एनर्जीज के बारे में एंड सो मेनी अदर। सो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसमें मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन एक्सेट्रा शामिल है हमें पता लगेगा। सो अब इसका मतलब क्या है? अब जब हमने इस तरह कंपैरिजन किया, सो इसी कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इज द क्वांटम इक्विवेलेंट ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस, कि ये हमारे पास क्या है कि ये क्वांटम इक्विवेलेंट है न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस का, ठीक है। दैट इज द इक्विवेलेंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस फॉर क्वांटम पार्टिकल्स इज इक्वल टू श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है। कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जो क्वांटम इक्वल है दैट इज इक्वल टू श्रोडिंगर इक्वेशन। सो सॉल्विंग फॉर द वेव फंक्शन एंड द श्रोडिंगर इक्वेशंस allow us to extract all the possible physical informations about the particles, ठीक है। जब हम श्रोडिंगर वेव फंक्शंस को जो श्रोडिंगर इक्वेशन में है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम वेव फंक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट फिजिकल्स, मतलब इंफॉर्मेशन से हमारी मुराद है फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन है अबाउट द पार्टिकल्स जिसमें एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और पोजीशन या मोमेंटम एक्सेट्रा शामिल है, वो इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि जब हम वेव फंक्शंस के लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास जितने भी पॉसिबल फिजिकल इंफॉर्मेशंस है अबाउट द पार्टिकल्स वो हमारे पास हासिल होंगे। मतलब वो इंफॉर्मेशन कौन कौन से है, उन इंफॉर्मेशन में एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, और पोजीशन और मोमेंटम वगैरह वो शामिल है, ठीक है।
जिस तरह हमने कहा था द इनफाइनाइट कि हम रिविजिट करेंगे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है इनफाइनाइट वेल का उन यहाँ पर हमने कहा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जांचने के लिए या श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इनफाइनाइट वेल का जो प्रॉब्लम था हम उसको रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था कि एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है हमारे पास और उसमें हम कहते हैं कि पार्टिकल्स वी हैविंग पार्टिकल्स हेयर। यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी जो वेथ है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एल। और इसकी जो हाइट है यहाँ पर जो बैरियर हाइट है दैट इज इक्वल टू और इट्स अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास ये इन्फिनिटी है तो हम उसको रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के तनाजुर में हम क्या कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू रिविजिट द इनफाइनाइट वेल्स इन द लाइट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल्स है एज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशंस, ठीक है, हम कहते हैं या जो पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस वी से दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन x। ठीक है, अब यहाँ पर है ये हमारे पास x है कि व्हेन x इज स्मॉलर और इक्वल टू 0 और x is equal or greater than L। तो in such a condition हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, the potential will be the potential will be equal to infinity, and that is the situation here। So where is this situation? This situation is outside the well। ठीक है, यहाँ पर या either on इस side either on this side। ठीक है, किसका मतलब है कि पार्टिकल्स अगर इस साइड पे हो या इस साइड पे हो तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसकी जो पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन है दैट इज 0 स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन l। ठीक है, सो इन सच अ कंडीशन वी से दैट द पोटेंशियल विल बी 0। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सिचुएशन हियर दैट इज द पार्टिकल विल बी समवेयर इनसाइड द वेल। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इन दिस कंडीशन वी विल हैव द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो प्लग द पोटेंशियल फंक्शन वी एक्स एंड टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। यही हम जो है यही जो वैल्यू है इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, यही जो वैल्यू से हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, एंड वी अप्लाई द कंडीशंस कि यहाँ पर हम जो कंडीशन है वो ये वाला कंडीशन ले रहा है कि हमारे पास है अंडर दिस कंडीशंस वी हैव द पोटेंशियल्स दैट इज इक्वल टू 0, हैंस द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, सो वी गेट द इक्वेशंस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2m ओवर h कार स्क्वायर ई साई। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, या हम कहते हैं कि दिस टर्म इज इक्वल टू -b² साई। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आया, हमने ये बाउंड्री कंडीशंस ये अप्लाई की। अब ये जो रिलेशंस है, ठीक है, इस रिलेशन को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज गोन बाय द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन बेसिकली क्या शो कर रही है, द इक्वेशन ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो है पार्टिकल्स की जो बिहेवियर है इनसाइड द बॉक्स, ये इक्वेशन उसको डिस्क्राइब कर रही है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रही है, ये पार्टिकल की जो बिहेवियर है इनसाइड द बॉक्स ये इसी मतलब ये उसी इक्वेशंस पे वो बेस करती है या इसी इक्वेशंस पे वो लाई करती है। ठीक है, अब इसमें जो टर्म है दैट इज बी स्क्वायर, this b square is equal to 2m e over h card square। ठीक है, so this term contain the information of the energies of the particle। ठीक है, which in turn goes the behaviors uh, the behaviors of the wave function inside the wells। ठीक है, so ये क्या है, ये जो टर्म है हम कहते हैं कि ये क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल की एनर्जी के बारे में ये इसी टर्म के अंदर वो इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि दूसरे अल्फाज में ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, ये डिफाइन करती है या गवर्न करती है द बिहेवियर्स ऑफ द वेव फंक्शन इनसाइड द वेल, या हम कहते हैं कि इसी इक्वेशंस पे मतलब जो वेव बिहेवियर्स है पार्टिकल्स की इनसाइड द वेल वो इसी पे बेस करती है। ठीक है, वी शुड नोट हेयर दैट इन द फील्ड in a fixed quantum state n, b is a constant because e is a constant। क्या हमारे पास एक फिक्स क्वांटम स्टेट है, दैट इज वी से दैट n, तो इसमें हम कहते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। और वो क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें हम कहते हैं कि e की वैल्यू कंजर्व होगी। सो यहाँ पर देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं सो इट हैज ए कांस्टेंट मैस, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो अगर e कंजर्व होगी तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू भी कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि पार्टिकल जंप कर रही है एक न्यू स्टेट के अंदर, दैट इज n डैश विच इज नॉट इक्वल टू n, सो इन सच ए कंडीशंस जो हमारे पास ई है, टोटल एनर्जी है, उसकी भी हमारे पास दूसरी वैल्यूज होगी, मतलब उसकी वैल्यूज भी वेरी करेगी। इन दिस केस इज नॉट कंजर्व। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नेट change in the total energy of the system due to interaction with the external environment। ठीक है, कि उसमें हम कहेंगे कि टोटल एनर्जी में चेंज आएगा क्योंकि पार्टिकल्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगी। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि पार्टिकल जो है उसको जो प्रोटॉन है वो क्या करेगी, प्रोटॉन उसको एक्साइट करेगी। ठीक है, so I still recall the elementary mathematics of second order differential equations, you will recognize that the solution to the above time independent Schrodinger equation is simply these equations। ठीक है, दैट इज साई एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस बी एक्स। ठीक है, कि अगर हम सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब अगर आपको याद हो और आपको मतलब उसका इल्म हो, तो आपको पता लगेगा कि अगर हम आपको मतलब ये एहसास होगा कि ये जो हमारे पास ये वाली टाइम इंडिपेंडेंट शुडेंगर इक्वेशंस है, सिंपली इसका जो सॉल्यूशन है मतलब वो क्या होगा, इट विल बी दिस इक्वेशंस, वो हमारे पास ये इक्वेशन ही होगी। बट इट्स ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस कि अगर आपको मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता हो। ठीक है, सो उसके बारे में अगर आपको पता हो सो आपको आसानी के साथ पता लग जाएगा कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वैल्यू आएगी, या आपको आसानी के साथ अंदाज़ा होगा कि ये जो इक्वेशन है दैट इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस। ठीक है, और इसी इक्वेशन के अंदर जो ए और सी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी कैन इजीली डिटरमाइन दीज कांस्टेंट्स बाय यूटिलाइजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, और वो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, परटेनिंग टू द इनफाइनाइट वेल सिस्टम, कि इनफाइनाइट वेल सिस्टम को हम कंसिडर करके जो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, सो अंडर दोज बाउंड्री कंडीशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए एंड सी। क्योंकि जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसी पे बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसी से आसानी के साथ हम जो कांस्टेंट ए और सी है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.